नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है सीतापुर ज़िले की। सीतापुर ज़िले के रामपुरा में मथुरा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पहलापुर। इस गांव में एक दिन अचानक से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर में कत्लेआम हो गया है। यहाँ पर 6 लाशें पड़ी हुई हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है, वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। उनकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। यहाँ पर घर में यहाँ वहाँ 6 लाशें पड़ी हुई थी। घर का केवल एक ही मेंबर जिंदा बचा हुआ था, बाकी के सारे परिवार को जान से मार दिया गया था। असल में कत्ल करने वाला तो सिर्फ एक ही कत्ल करना चाहता था, लेकिन जब वह अपने टारगेट को कत्ल कर रहा था तो ऐसा करते हुए उसको घर का एक दूसरा मेंबर देख लेता है। सबूत मिटाने के चक्कर में वह जब दूसरे शख्स की हत्या करता है तो एक बच्चा उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। कातिल के दिल में डर पैदा हो जाता है कि बच्चे ने मुझे देख लिया है, वो मेरा चेहरा पहचान लेगा, वह बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगा, मैं तो सारी उम्र जेल में ही रहूँगा। अपने आप को बचाने के चक्कर में वह उस 12 साल की नन्ही सी बच्ची को भी जान से मार देता है, क्योंकि उसी बच्ची ने अपने माता पिता और अपनी दादी को मरते हुए अपनी आँखों से देखा था। कातिल सबूत मिटाना चाहता था ताकि कोई भी सबूत उसके खिलाफ ना रहे। इसके लिए वह उस बच्ची की भी हत्या कर देता है। बच्ची जब मर जाती है तो घर में 2 बच्चे और भी थे। अब उसके मन में यही ख्याल आता है कि मैंने सारे परिवार को तो ख़त्म कर दिया है, अब ये 2 बच्चे ही बचे हैं, अब इनको भी जान से मार दूंगा। तो वह दोनों बच्चों को बारी बारी से उठाकर छत के ऊपर ले जाता है। वहाँ पर पहले तो उनके सर पर हथौड़े से वार करता है और फिर छत से उनको नीचे धक्का दे देता है। इस तरह एक एक करके वो परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर देता है। कातिल कौन है ये तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन कातिल ने जिस पेशावर तरीके से इस कत्लेआम को अंजाम दिया उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये उस आदमी का अपने जीवन का पहला अपराध था। इस तरह लग रहा था मानो वह कोई प्रोफेशनल किलर हो, उसने सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस वाले जैसे ही घर में पहुंचते हैं, वहां पर लाशें देखते हैं, तो वो सबसे पहले घर में जिंदा बचे व्यक्ति जिसका नाम अजीत होता है उससे इस घटनाक्रम के बारे में पूछते हैं। अजीत पुलिस को बताता है कि मेरा भाई अनुराग पढ़ने में काफ़ी होशियार था, वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, इसलिए वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन वो सिविल सर्विस की परीक्षा पास नहीं कर पाता, वो तनाव में रहने लगता है। फिर घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, उसके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसका कुछ कैरियर नहीं बना था। वह जो बनना चाहता था वो नहीं बन सका था, इसलिए वो हमेशा तनाव में रहता था। धीरे धीरे करके वो नशे भी करने लगता है। नशे की आदत ने उसको वहशी बना दिया था। वो अपनी पत्नी से लड़ता झगड़ता रहता। हम लोग उसका झगड़ा छुड़ाने के लिए कई बार जाते, लेकिन वो अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट कर दिया करता था। पुलिस वाले अजीत से पूछते हैं कि अनुराग अपनी पत्नी से क्यों लड़ता था, क्यों दोनों के बीच में झगड़ा होता था। तो अजीत बताता है कि अनुराग की पत्नी प्रियंका उसको नशे करने से रोकती थी, उसको गलत संगत में जाने से रोकती थी, अक्सर वह टोका टाकी करती थी। इसी बात से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। मेरे भाई ने एक दिन गुस्से में आकर अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों और मेरी माँ को जान से मार दिया। उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे बच गए, घर में तुम भी तो मौजूद थे, उसने सभी को मार दिया और ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन उसने तुम्हें क्यों ज़िंदा छोड़ दिया? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अजीत पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी और उसके बच्चे कुछ दिन पहले अपने मायके गए हुए हैं, और वह बताता है कि मेरे भाई ने जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो सबसे पहले उसने मुझे कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दी, इसलिए मैं बच गया। मैं बाकी के अपने परिवार के मेंबरों को भी बचाना चाहता था, लेकिन मैं बचा नहीं सका क्योंकि उसने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था। अब ये मामला पूरी तरह से साफ़ हो चुका था। अनुराग का भाई अजीत सारी कहानी बयान कर चुका था। पुलिस वालों को ये केस ओपन एंड शट केस लग रहा था। पुलिस वाले केस की चार्जशीट तैयार करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि अनुराग ने गुस्से और नशे में
अपने परिवार के सदस्यों को जान से मार दिया और उसके बाद उसने खुद भी अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर गोली मार ली। पुलिस वाले ये रिपोर्ट लिखते हैं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस वाले पत्रकारों को बुलाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वह यही बयान देते हैं कि घर के एक सदस्य ने घर के सारे सदस्यों को मारकर खुदकुशी कर ली है। सब कुछ सही से चल रहा था, केस आसानी से सॉल्व हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इत्तेफाक होता है जिसने कि सारा केस ही पलट कर रख दिया। यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जिसने भी बाद में ये बात सुनी वो हैरान रह गया कि क्या इस तरह से भी एक कत्ल के केस का खुलासा हो सकता है। कातिल जिसने बड़ी ही बेरहमी और चालाकी से इतने कत्ल किए वो आखिर पुलिस से बच नहीं पाता और वो पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। सब कुछ कातिल की योजना के अनुसार ही हो रहा था, लेकिन एक गोली सारे केस को पलट कर रख देती है। एक गोली पुलिस को कातिल तक पहुंचा देती है। होता यूं है कि कातिल ने घर के एक सदस्य को कत्ल करने के लिए गोली चलाई थी। वो गोली उसको लगती भी है, लेकिन उसको लगने के बाद वो गोली किसी दूसरे के शरीर में चली जाती है और उसके शरीर से जब वो गोली बरामद होती है तब इस गोली ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। पूरे कत्लेआम का खुलासा इसी एक गोली ने किया। जब अनुराग सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसके सिर में एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी हुई थी। इसी अनुराग पर अपने घर वालों की हत्या करके खुदकुशी करने का इल्ज़ाम लगा था। लेकिन यहाँ पर अजीब बात थी कि अगर अनुराग ने सबको मारा और उसके बाद खुदकुशी की तो उसके सर में 2 गोलियां किस तरह लगी। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने आप को मारना चाहेगा तो वो जैसे ही अपने सर में गोली मारेगा वो उसी समय मारा जाएगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा अपने सर में दूसरी गोली मारने के लिए। लेकिन अनुराग के सर में 2 गोलियां लगी थी। इससे मामला साफ था कि कत्ल करने वाला कोई और ही इंसान है और अनुराग की मौत को वो सुसाइड दिखाना चाहता था। पुलिस वाले बाकी की लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि अनुराग के सर में मिलने वाली दूसरी गोली असल में एक बच्ची को मारी गई थी और उस बच्ची के गले से होते हुए वो गोली गर्दन से बाहर निकल जाती है और जाकर अनुराग के सर में लगती है। दूसरी गोली ने इस कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। अब ये मामला साफ हो गया था कि 5 कत्ल और सुसाइड का ये मामला नहीं है बल्कि ये मामला 6 कत्ल का है। अब सवाल ये उठता है कि 6 कत्ल किसने और क्यों किए। पुलिस वाले घर के नौकर, ड्राइवर और अनुराग के भाई अजीत से पूछताछ करना शुरू करती है तो इसमें कुछ बातें पुलिस वालों को ऐसी लगती हैं जो कि नॉर्मल नहीं थी और ये बातें किसी एक सदस्य पर पूरा शक केंद्रित कर रही थी। जब ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि जब सुबह सुबह शोर मचा कि घर में कत्लेआम हो गया है तो हम घटना वाली जगह पर पहुँचे। आसपास रहने वाले लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हमने वहाँ पर देखा कि घर के सारे मेंबर मर चुके थे, लेकिन 2 बच्चों की सांसें अभी भी चल रही थी। हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते थे। हमें लग रहा था कि अगर इनको सही टाइम पर इलाज मिल जाए तो हो सकता है कि इनकी जान बच जाए। लोगों ने अजीत की गाड़ी की चाबी मांगी, लेकिन अजीत चाबी देने से मना कर देता है और वो टालम टोल कर रहा था। वो बोल रहा था कि मेरी चाबी रात को कहीं रखी गई, मुझे मिल नहीं रही। उसके बाद लोग गाड़ी का प्रबंध करने के लिए एक दूसरे को बोलते हैं, जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। गाड़ी का इंतज़ाम बाहर से किया जाता है और 2 बच्चों को जो कि अभी ज़िंदा थे उनको लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन देरी हो चुकी थी। तकरीबन उनको हॉस्पिटल पहुंचने में 45 मिनट लग जाते हैं और दोनों बच्चे वहीं पर मर जाते हैं। लोग बोल रहे थे कि अगर अजीत समय पर गाड़ी की चाबी हमें दे देता तो बच्चों की जान बच सकती थी। अब ये बात तो साफ़ हो गई थी कि अजीत के मन में खोट थी। वह बच्चों को बचाना चाहता ही नहीं था। वह नहीं चाहता था कि बच्चे बच जाएं। इसलिए जब उससे गाड़ी की चाबी मांगी जाती है तो वो गाड़ी की चाबी देने में आनाकानी कर रहा था। दूसरी बात, पुलिस वालों को ये संदेहपद लगती है कि जब घर के सारे मेंबर मर चुके थे तो अजीत कैसे ज़िंदा बच गया और अजीत ने कातिल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अजीत से जब इस बारे में पूछा गया तो अजीत ने कहा कि मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है
कि अजीत को अगर कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था तो वह कमरे से बाहर कैसे आया। अब तीसरी बात ये शक पैदा करती थी कि घटना वाली रात अजीत की पत्नी और अजीत के बच्चे घर में क्यों नहीं थे। अब ये सारी बातें अजीत की तरफ ही इशारा कर रही थी। शक की सुई बार बार अजीत की तरफ ही जा रही थी। पुलिस वाले अजीत को हिरासत में लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अजीत पहले तो अपने आप को बेगुनाह कहता है, लेकिन पुलिस वाले जब थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो वो तोते की तरह बोलने लगता है और सारा मामला बयान करता है। जो बात अजीत पुलिस को बताता है वो यकीनन रोंगटे खड़े करने वाली होती है। असल में ये सारे कत्ल उसी ने किए थे और इस हत्याकांड के पीछे कारण ज़मीन जायदाद का झगड़ा ही था। पुलिस को पहले तो लग रहा था कि हो सकता है कि किसी ने लूटपाट करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि घर में लूटपाट नहीं की गई थी। कोई भी घर की अलमारियां नहीं तोड़ी गई थी, कोई कैश नहीं लूटा गया था। इसलिए इस थ्योरी पर पुलिस ने ज़्यादा देर नहीं सोचा। अब जैसे ही अजीत बताना शुरू करता है तो पुलिस को वो बताता है कि दोनों भाइयों के हिस्से में 80 बीघा ज़मीन आती थी। उसके बाद उनका एक लखनऊ में आलीशान बंगला है, कुछ दुकानें भी है जिनको उन्होंने रेंट पर दिया हुआ है। अजीत ने पुलिस को बताया कि उसका भाई अनुराग खेती बाड़ी का कोर्स करके बाहर से आया था और वो आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करता था, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था। उसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें भी किराए पर चढ़ाई हुई थी। कुल मिलाकर 50 लाख रुपया दुकानों और खेतीबाड़ी से हर साल आ जाया करता था। सारा पैसा उसका भाई अनुराग ही रखता था। अनुराग की पत्नी प्रियंका एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, उसको भी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। दूसरी तरफ अजीत एक स्कूल में साधारण सा मास्टर था। अजीत की पत्नी हाउसवाइफ थी, उसकी कोई आमदन नहीं थी। अब क्योंकि अजीत की आमदन कम थी और अनुराग और उसकी पत्नी की आमदन काफ़ी ज़्यादा थी, अजीत के मन में इस बात से भी जलन होती थी। दूसरी तरफ इनके पिता ने कुछ देर पहले, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से 30 लाख रुपया लोन लिया हुआ था। ये कर्ज भी जो है वो इन दोनों भाइयों के सर पर था। अब अजीत अपने भाई को अक्सर बोलता था कि जो दुकानें हैं वो हम बेच देते हैं, जो पैसा मिलेगा हम पिताजी का लोन भी उतार देंगे और बाकी पैसे जो बचेंगे उसको हम आपस में बांट लेंगे। मेरा हाथ भी थोड़ा खुला हो जाएगा, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है। लेकिन माँ और अनुराग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी पुश्तैनी जायदाद को बेचना नहीं चाहते थे। अनुराग कहता था कि जो पिताजी का कर्ज है वो हम दोनों भाई आधा आधा चुकाएंगे, लेकिन अजीत की आमदन इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो बार बार दुकानें बेचने की जिद करता था। अनुराग उसके लिए कभी भी तैयार नहीं था। अजीत को हमेशा से यही लगता था कि अनुराग की पत्नी उसको सिखाती है, वही उसको दुकानें बेचने से मना करती है। उसके मन में अनुराग की पत्नी के प्रति बड़ी खुन्नस थी और वह उसी का कत्ल करना चाहता था। उसने उसी के कत्ल की तैयारी की थी। इसलिए उसने अपनी बीवी और बच्चों को लखनऊ भेज दिया था, जहाँ पर कि उसकी बीवी के मायके थे। अजीत ने कुछ दिन पहले ये योजना बनाई थी कि वह पूरे परिवार को रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला देगा, जिससे कि सारे परिवार वाले सो जाएंगे और वह अपनी भाभी को जान से मार देगा। इसलिए उसने घटना से तकरीबन 15 दिन पहले ही नींद की गोलियां पास के ही एक मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर रख ली थी और घटना वाले दिन उसने खाने में नींद की गोलियां मिला भी दी थी। लेकिन प्रियंका और उसके बच्चे बाहर से ही खाना खाकर आते हैं, उन्होंने घर में आकर खाना नहीं खाया, इसलिए उसका ये प्लान जो है वो फेल हो जाता है। घटना वाले दिन प्रियंका एक कमरे में सोई हुई थी, अनुराग अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोया हुआ था, उनकी माँ एक अलग कमरे में सोई हुई थी। दूसरी तरफ अजीत को नींद नहीं आ रही थी। वह तो बस किसी न किसी तरह से अपनी भाभी को जान से मारना चाहता था। उसने सबसे पहले तो बिजली की सप्लाई बंद की, मेन स्विच उसने बंद कर दिया, जिससे कि प्रियंका के कमरे का एसी बंद हो जाता है। गर्मी से बचने के लिए वो बाहर आती है और बाहर बरामदे में चारपाई पर लेट जाती है। टाइम रात के 2 बजे का रहा होता है। अचानक से वह देखती है कि उसके सामने अजीत खड़ा था। अजीत उसको बोल रहा था कि भाभी, वह दुकानें बेचनी हैं, मुझे पैसे की बड़ी तंगी हो रही है, तुम भाई को वो दुकानें बेचने से क्यों रोकती हो।
ये कहकर वो प्रियंका के सर पर हथौड़े से वार करता है और उसकी छाती में गोली मार देता है। प्रियंका की आवाज़ सुनकर उसकी सास अजीत की मां भागती हुई वहाँ पर आती है और वो जब वहाँ का नज़ारा देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके बेटे ने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन अजीत वहाँ से भागता नहीं। उसको अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा था। उसको लगता था कि उसकी माँ भी उसके भाई का साथ दे रही है, इसलिए वह अपनी माँ के सर पर भी हथौड़े से ज़ोरदार वार करता है। माँ वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाती है। उसके बाद वो अपने भाई के कमरे में जाता है। अनुराग की 12 साल की बच्ची अपने कमरे में अपने चाचा को देखकर उठकर बैठ जाती है। अजीत पिस्टल उसके गले के पास लाकर गोली चला देता है। गोली बच्चे के गले को चीरती हुई आर पार हो जाती है और जाकर वो अनुराग के सर में लगती है। अनुराग लेटा हुआ था, उसके सर में गोली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अजीत को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि उसके भाई को गोली लग चुकी है और वो मर चुका है। वो तो अपने भाई को भी जान से मारना चाहता था, इसलिए वो भाई की कनपटी पर बंदूक लगाता है और गोली चलाता है। गोली भाई के सर में जाकर लगती है। उसको अब इत्मीनान हो गया था कि उसने भाई को मार दिया है। अब 2 बच्चे बचे थे। वह दोनों बच्चों को बारी बारी से छत पर लेकर जाता है और वहाँ से नीचे फेंक देता है। उसके बाद अजीत बाथरूम में जाता है और अपने हाथों और कपड़े जिस पर खून लगा हुआ था वो धोता है। कपड़े तो वो छुपा देता है, लेकिन जिस बाल्टी में उसने हाथ धोए वो उस पानी को बहाना भूल जाता है। वो पानी लाल हो चुका था। ये भी पुलिस के लिए एक अहम सबूत बनता है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं तो बाल्टी खून वाले पानी से लाल मिलती है। अजीत ने अपने भाई अनुराग को एक गोली मारी थी ताकि वो उसकी मौत को खुदकुशी साबित कर सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि अनुराग को एक गोली पहले ही लग चुकी थी, जिसका अजीत को कोई भी पता नहीं था, और यही गोली सारे केस को सॉल्व करती है। अब पुलिस वाले इस बात से भी हैरान हैं कि क्या एक इंसान 6 कत्ल कर सकता है। वह अकेले इतनी बेरहमी से और इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि क्या अजीत ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को लगता है कि इस घटना में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि अजीत की अपनी बीवी भी उसके साथ शामिल हो, क्योंकि अजीत तो बता रहा था कि उसने अपनी बीवी को 15 दिन पहले मायके में छोड़ दिया था, लेकिन घटना वाले दिन अजीत की पत्नी विभा के मोबाइल की लोकेशन जो है वो भी घटना वाली जगह के आसपास की ही ट्रेस होती है। पुलिस वाले अजीत की पत्नी विभा को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है। एक कत्ल हुआ था जिसका इल्ज़ाम अजीत और अनुराग के पिता पर लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में उनको कोई भी सज़ा नहीं हो पाई। उस मरने वाले इंसान का लड़का भी पिछले कुछ दिनों से अजीत के कांटेक्ट में था। इनका आपस में मिलना जुलना होता था। पुलिस वाले इस बात की तहकीकात भी कर रहे हैं कि कहीं उन लोगों ने ही अजीत का साथ तो नहीं दिया, कहीं अजीत को अपने परिवार को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने ही प्रेरित तो नहीं किया। फ़िलहाल सारे मामले की तहकीकात चल रही है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके केस जो है वो कोर्ट में दे दिया है। मामला विचाराधीन है। कुछ ही दिनों में सारे केस का पर्दाफाश हो जाएगा कि अजीत ने इतने बड़े हत्याकांड को खुद अकेले ही अंजाम दिया या कुछ और लोगों ने भी उसका साथ दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी मिलेगी सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।